बेसिक कंसेप्ट पूछते चलूंगा। तो एक बार समरी लेते हैं पूरे चैप्टर की। मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। जब हमने मोशन ऑफ पार्टिकल्स पढ़ लिया तो मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्यों पढ़ रहे हैं? जब हम पार्टिकल्स, इसके पहले हम पढ़ते थे ना लॉज ऑफ मोशन वगैरह सब पढ़ा था स्टार्टिंग का चैप्टर, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, ये सब जो पढ़ा था, वेलोसिटी, कैलकुलेशन, एक्सेलरेशन, वो सब हम पढ़ रहे थे जब हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को ले रहे थे, एक छोटे से मास को ले रहे थे जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा था। समझ में आया ये चीज? लेकिन जब एक पॉइंट मास नहीं, एक पूरी बॉडी है, जब उसका मोशन होगा तो उसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे? मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोलेंगे। क्लियर हो गया ये चीज? तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ते थे वो क्या था? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के अंदर हमने क्या क्या चीजें पढ़ी? सेंटर ऑफ मास के अंदर हमने क्या क्या चीजें पढ़ी? हाँ बता। सेंटर ऑफ मास निकालना या उसकी पोजीशन निकालना, और क्या निकालना? उसकी वेलोसिटी निकालना, और क्या निकालना? उसका एक्सेलरेशन निकालना। मोमेंटम भी पढ़ा क्या हमने सेंटर ऑफ मास का? हाँ, सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम भी पढ़ा। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा? टॉर्क। नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टॉर्क। तो थोड़ा सा टॉर्क को रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे टॉर्क। हाँ दृष्टि, क्या होता है टॉर्क बताओ? चलो तुम कॉपी निकालो तो वसुधा बता देगी। हाँ मतलब कोई भी मूवमेंट मतलब रोटेशन करके ठीक है। चैतन्य बताओ क्या होता है टॉर्क? रोटेशनल मोशन में जब फोर्स करते हैं। ठीक है, ओके। और हाँ लक्ष्य बता। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स लगाने से जो टर्निंग होगी उस इफेक्ट को ही हम क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। क्लियर हो गया ये चीज? टॉर्क के एप्लीकेशन कहां पर टॉर्क यूज होता है? हाँ, वो चक्का पेट करने में क्या बोलते हैं उसको हम? स्टेपनी निकालने के लिए, स्टेपनी निकालने के लिए या टायर निकालने के लिए, टायर निकालने के लिए। और कहां पर यूज होता है? डोर में, डोर ओपन क्लोज करने में। और कहां पर यूज होता है? टैप, नल को खोलने और बंद करने में, जो एंगुलर जिसमें हैंडल दिया रहता है वाले टैप की बात है। ठीक है, तो ये होता है टॉर्क। तो टॉर्क में अगर मान लो ये वाला एक्सिस है, उसका रोटेशनल एक्सिस है, मतलब जहां से वो रोटेट कर रहा है, समझ गए ना? और ये मान लेते हैं वो ऑब्जेक्ट है। जैसे दरवाजा, ये मान लो ये दरवाजा है, दरवाजे पे जहां हिंज लगा हुआ है ये वाला पोर्शन है। हम दरवाजा को खोलने के लिए ऐसा खोलते या बंद करते, ऐसा करते हैं सीधी दर पे हम लोग। ठीक है, इस तरीके से खोलते या बंद करते, तो हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स यहाँ पर इस तरीके से कुछ फोर्स लगा रहे हैं, मान लो। क्लियर हो गया ये चीज? जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं उस पॉइंट के पोजीशन को, उस पॉइंट को हम किससे डिनोट करते हैं? वेक्टर आर से डिनोट करते हैं। वेक्टर आर को क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट जहां पर फोर्स लग रहा है। और क्या बोलते हैं? आर्म लेंथ बोलते हैं। समझ में आई ये चीज? और ये लेंथ हम कहां से मेजर करते हैं? एक्सिस से, जहां से वो रोटेट होने वाला है। समझ में आ गई ये चीज? अगर हमने फोर्स F अप्लाई किया है, ये फोर्स F अप्लाई किया है, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट बनते हैं। एक कंपोनेंट, एक देखो इधर पे ध्यान देना, इसको मैं वेक्टर के फॉर्म में शो करता हूं। ये हो गया हमारा वेक्टर R हो गया, ये फोर्स लग रहा है हमारा वेक्टर F हो गया। समझ गए ना? वेक्टर F फोर्स हो गया। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे। एक तो फोर्स का इधर वाला कंपोनेंट होगा जो एंगल थीटा के साथ बन रहा है, समझ में आया? एक फोर्स का ये वाला कंपोनेंट होगा जो इस तरफ बन रहा है। समझ में आई ये चीज? तो ये दो कंपोनेंट हो गए। इस कंपोनेंट का वैल्यू कितना होगा? F cos थीटा। इस कंपोनेंट का वैल्यू क्या होगा? F sin थीटा। समझ में आया? इस कंपोनेंट को कौन सा कंपोनेंट बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेडियल कंपोनेंट। रेडियल, क्योंकि ये रेडियस के डायरेक्शन में है। तुम लोग बचपन में पार्क वार्क तो गए होंगे, ठीक हो सकता है अभी भी जाते होंगे। ठीक है, तो इस टाइप का वो देखियो कि नहीं, गार्डन में इस टाइप का झूला लगा होता है जिसमें ऐसे बच्चे लोग के बैठने के लिए रहता है, यहाँ पर उसको गोल गोल घुमाते हैं, है ना? उसमें अगर तुम लोग ऑब्जर्व करोगे, मान लो अगर यहाँ से कोई फोर्स लगाता है, हो सकता है किसी ने ऐसे फोर्स लगाया, ऐसे फोर्स लगाया, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया? इस तरफ हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये रेडियस का डायरेक्शन ये है, फोर्स का डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है? थीटा बन रहा है। क्लियर हो गया ये चीज?
तो यहाँ पर इस फोर्स के दो कंपोनेंट हुए, एक ये वाला कंपोनेंट हुआ जिसको रेडियल कंपोनेंट, जिसको किससे डिनोट करते हैं, एफ आर, जिसकी वैल्यू क्या होगी, एफ कॉस थीटा। दूसरा फोर्स का कंपोनेंट ये वाला होगा, इसको कौन सा कंपोनेंट बोलेंगे, टेंजेंशियल, क्योंकि देखो सर्कल के कहां पर जा रहा है, वो टेंजेंट पे जा रहा है, और इसको किससे डिनोट करते हैं, एफ थीटा से। समझ में आया कि नहीं, एफ थीटा। एक और नाम है इसका, कौन सा, एंगुलर कंपोनेंट भी बोलते हैं, और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, एफ साइन थीटा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब अगर मान लो मैं वो झूला झुला रहा हूँ किसी को, ठीक है, और मैं फोर्स इस तरफ लगा रहा हूँ, पूरा फोर्स मेरा इस तरफ है, तो क्या ये गोल घूमेगा, नहीं घूमेगा। और सबसे स्पीड से कब गोल घूमेगा, जब मैं कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा, ये वाले डायरेक्शन से। समझ में आया कि नहीं? तो जो रोटेशन का जो कॉज होता है या रोटेशन जो होता है, वो सिर्फ और सिर्फ कौन से फोर्स के कारण होता है, टेंजेंशियल कंपोनेंट के कारण या टेंजेंशियल फोर्स के कारण होता है, एफ साइन थीटा के कारण होता है। समझ में आ गई ये चीज? ठीक है, तो हम जो अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं टॉर्क, तो टॉर्क की डेफिनेशन क्या होती है, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क किसका प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ आर्म लेंथ एंड परपेंडिकुलर फोर्स। तो आर्म लेंथ यहाँ पर क्या हो गया, वेक्टर आर, या सिंपली अभी मैं इसको क्या ले रहा हूँ, वेक्टर में स्केलर में भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड के लिए आर। और क्या बोला, परपेंडिकुलर फोर्स, तो उसका परपेंडिकुलर फोर्स कौन सा होगा, एफ साइन थीटा। तो आर इनटू क्या आ गया यहाँ पर, एफ साइन थीटा। तो ये होता है टॉर्क का डेफिनेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन। क्या ये समझ में आ गया? इसी को हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। क्या ये क्लियर हो गया सबको? बताओ जल्दी से। ये हो गया टॉर्क। ये क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर हमने डिस्कशन किया था, कैसे निकालते हैं वो सारी चीजें पढ़ा। ठीक है, और क्या पढ़ा था पिछली क्लास में, थोड़ा कॉपी देख के बताओ। एक और इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ेगी, वर्क डन बाय टॉर्क देखा था। वर्क डन बाय टॉर्क क्या था, एक्सप्रेशन बताओ उसका, W इज इक्वल टू टाउ थीटा। अब यहाँ थीटा क्यों आ गया, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया यहाँ पर, थीटा। समझ में? अच्छा टाउ ये बताओ, टॉर्क जो है उसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। यहाँ पर आर जो है डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर आर क्या है, एक्चुअली लेंथ है, मतलब उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। तो टाउ की भी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर। समझ में आ गया सबको ये? अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो अभी यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, W, वर्क डन निकाल रहे हैं। वर्क डन में अगर देखा जाए तो ये टाउ है, टाउ की यूनिट तो समझ गए, न्यूटन मीटर। और ये थीटा की यूनिट क्या होती है, थीटा की यूनिट पूछ रहा हूं मैं, डायमेंशनलेस है। थीटा की यूनिट क्या होती है, रेडियंस। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर रेडियंस, या उसी को हम क्या बोल देते हैं, और जूल। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, तो ये वर्क डन का फॉर्मूला है। और क्या पढ़ा था हमने, देखिए बताओ जल्दी से, क्या पढ़ा था, पावर भी देखा था क्या, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, टाउ इनटू थीटा अपॉन टी। ऐसी हो जाएगा, शॉर्ट में देखा जाए वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क क्या फॉर्मूला, ये अपॉन टाइम कर दोगे ये, तो थीटा अपॉन टाइम क्या बन जाता है, थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, समझ में आया सबको ये चीज? ठीक है, ओके, ये सब हमने पढ़ा था। और एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी, कौन सा, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं, एल से। एल से डिनोट करते हैं। और क्या कैसे निकलता है ये बताओ तो, प्रोडक्ट ऑफ आर्म लेंथ एंड लीनियर मोमेंटम। आर्म लेंथ को किससे डिनोट किया था हमने, आर से, अभी थोड़ी देर पहले याद होगा। और लीनियर मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं, पी से। तो ये हो जाएगा आर इनटू पी। ठीक है, और ये वेक्टर प्रोडक्ट आएगा क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जाएगा वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी, और यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर एल। ये सारी चीजें हमने की थी। लास्ट में हमने एक छोटा सा रिलेशन भी डिराइव किया था, किसका, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। क्या था, टाउ इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी। तो टॉर्क को यहां से हमने एक और तरीके से डिफाइन किया, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। dl by dt मतलब एंगुलर मोमेंटम का चेंज विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, टाइम। क्या यहां तक क्लियर हो गया सारी चीजें? ठीक है, आज हम जो करने वाले हैं
जो पढ़ने वाले हैं, उसके पहले थोड़ा सा पुराना कंसेप्ट में रिकॉल कराता हूं, ठीक है। लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन सबको पता होगा, फिर भी मैं एक बार पूछ रहा हूं, फिर भी आप लोगों से पूछ ले रहा हूं, बता देना, ठीक है, सारी चीजें। सबसे पहले अकेले की तीनों और आदित्य इधर आप, वो भी कहाँ है? टेस्ट किस लिए लेते हैं बताओ? तुम लोगों की प्रैक्टिस हो इसलिए लेते हैं, सीरियसली देना चाहिए, क्या करते रहते मस्त। चुपचाप शांति से बैठ के टेस्ट दो ना अपना, इतना मेहनत करके टेस्ट पेपर बना रहे हो तुम लोग, बदमाशी कर गप्पे मार के टेस्ट दे रहे हो, ऐसा चलेगा क्या? सीरियसली पढ़ो आपसे, ठीक है जाओ। हाँ, लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में एक एक चीजें देखते हैं। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट सिद्धि बताएंगे। सिद्धि, लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं, यूनिट क्या होती है? हिमांशु किससे डिनोट करते हैं? हाँ, एस से। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं? अरे लीनियर डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं, यहां से यहां तक गया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट किससे डिनोट करते हैं? एस से। याद है कि नहीं? हाँ, सर्कुलर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, उस डिस्प्लेसमेंट को कौन सा, सर्कुलर मोशन बोलो या एंगुलर मोशन बोलना है? मोशन ज्यादा बेटर वर्ड है, मैं एंगुलर मोशन वर्ड यूज करता हूं। एंगुलर मोशन, एंगुलर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको कौन सा डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं? थीटा से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा। समझ में आएगी नहीं ये चीज? मान के चलो तुम छत में हो, तुम्हारे सामने से कार जा रही है, तो कार अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी गई, तो कार का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? लीनियर। लेकिन तुम जब उसको देख रहे हो, तुमको देखते समय जो जितना हेड टर्न करना पड़ा, वो कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया ये चीज? लीनियर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी? मीटर। और थीटा की यूनिट क्या होगी? रेडियन। ठीक है, फिर आते हैं वेलोसिटी पे। वेलोसिटी, इसमें भी दो टाइप की वेलोसिटी देखेंगे, एक इनिशियल और दूसरा क्या हो गया? फाइनल। ठीक है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो लीनियर वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? लीनियर वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? u या तो फिर v। u किसका नोटेशन होता है? इनिशियल। v किसका होता है? फाइनल। और यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। तो ये इनिशियल वाले को क्या हो जाएगा? ओमेगा नॉट। फाइनल वाला क्या हो जाएगा? ओमेगा। क्लियर हो गया ये चीज? इन दोनों में कुछ रिलेशन होता है, इन दोनों में कुछ रिलेशन होता है, बताओ तो इन दोनों में क्या होता है? एस और थीटा में क्या होता है? एस इज इक्वल टू क्या होता है? थीटा आर। एस इज इक्वल टू थीटा आर। ठीक है, वो तुम लोग पढ़ते थे ना 10th में, आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता था? आर्क लेंथ का फॉर्मूला एल इज इक्वल टू क्या होता था, बताओ तो जल्दी। थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ये होता था फॉर्मूला, याद है कि नहीं? यहाँ पर ये 360 क्या है? डिग्री। 2 पाई क्या है? रेडियन। तुमको पता है ना 360 डिग्री 2 पाई दोनों सेम होता है, तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एल इज इक्वल टू थीटा आर। और एल का मतलब आर्क लेंथ। आर्क लेंथ की आपका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए एस इज इक्वल टू क्या हो जाता था? थीटा आर। अच्छा, अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पर ds बाय dt, इधर पे क्या आ जाएगा? r, और क्या आ जाएगा? d थीटा बाय dt। ds बाय dt क्या हो जाता है? वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। तो उसको हम किससे डिनोट कर देते थे? v से। और d थीटा बाय dt ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, उसको हम किससे डिनोट कर देते हैं? ओमेगा से। और ये आ जाएगा ओमेगा आर। समझ में आएगी नहीं ये चीज? वैसे ही तीसरी कौन सी चीज आ गई? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं? ए से। और सर्कुलर एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से। इसमें क्या रिलेशन होगा? ऐसे ही वाला होगा। ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अल्फा आर। क्या ये समझ में आ गया सभी को? ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर? मोमेंटम भी लिख देते, चलो मोमेंटम भी लिख देते, मोमेंटम भी पढ़ लिया ना हमने। हाँ, लीनियर मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? पी से। क्या होता है फॉर्मूला इसका? मास इनटू वेलोसिटी। और एंगुलर मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? अभी लिखा था, एल से। क्या था इसका फॉर्मूला? क्या था इसका फॉर्मूला? अभी लिखा ना,
आर्म लेंथ इनटू लीनियर मोमेंटम आर क्रॉस ई। याद आया कि नहीं ये चीज? ठीक है, ये सारी चीजें हमने अभी तक पढ़ी है और अब मैं एक इन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछने वाला हूं जिसका आंसर आप लोगों को देना है। ध्यान से सुनना, ठीक है? ध्यान से देखना। ओके, मान लेते हैं ये एक पंखा है जो घूम रहा है, ठीक है, और ये पंखे की ब्लेड है, ये पंखे की ब्लेड है जो घूम रही है। समझ में आया कि नहीं सबको यहाँ तक? ठीक है, अब अगर मान लो इस पंखे की ब्लेड, ये सेंटर यहाँ पर है, उसका सेंटर यहाँ पर है फैन का। मान लेते हैं मैं यहाँ पर एक पॉइंट ए लेता हूँ। जब ये फैन जो है फॉर एग्जाम्पल 5 सेकेंड के बाद वो घूम के इस जगह पे आ गया, उसकी ब्लेड इस जगह पे आ गई, तो वो यहाँ से यहाँ तक घूमा, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ बताओ जल्दी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री π/2 रेडियस। क्लियर हो गया? उसी समय पे यहाँ पर एक पॉइंट बी था, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये बताओ? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 90 π/2। उसी समय पे एक और पॉइंट सी था, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? उसका भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? सेम π/2। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तीनों ही केसेस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आई? π/2। क्या ये क्लियर हो गया? लेकिन मान लेते हैं सेंटर से ये वाला डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, ये वाला डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, ये वाला डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? और अगर आप ऑब्जर्व करोगे दोनों का एंगुलर, तीनों का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, लेकिन किसने ज्यादा लेंथ कवर अप की? ए ने, बी ने कि सी ने? सी ने ज्यादा। सी ने ज्यादा लेंथ कवर की मतलब उसका लेंथ ज्यादा है, उसका डिस्प्लेसमेंट, कौन सा डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तीनों का सेम है, लेकिन लीनियर डिस्प्लेसमेंट किसका ज्यादा है? सी का ज्यादा है। समझ में? क्यों सी का लीनियर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है? क्यों सी का लीनियर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है? क्योंकि लीनियर डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू क्या होता है? थीटा इनटू आर। तो थीटा तीनों के लिए सेम है, लेकिन आर की वैल्यू तीनों के लिए क्या है? अलग अलग। तो डिस्प्लेसमेंट किसमें ज्यादा होगा? जो ज्यादा दूर में, उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ज्यादा। जिसके लिए आर की वैल्यू ज्यादा होगी उसके लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ज्यादा। वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी? ए की बी की सी की? किसकी वेलोसिटी ज्यादा हुई? सी की। जिसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा, जिसका डिस्टेंस ज्यादा है यहां से, उसकी वेलोसिटी की ज्यादा हुई। तो सी की वेलोसिटी यहां पर क्या हुई? सबसे ज्यादा। बी की वेलोसिटी उससे कम और ए की वेलोसिटी क्या होगी? उससे भी कम। क्या ये समझ में लॉजिक सभी को? ठीक है। इसलिए अगर आपने कभी देखा होगा वीडियोस वगैरह में देखा होगा, फैन को रोकते हैं, कभी चलते हुए फैन को भी रोकते हैं वाला एक वीडियो आया था किसी बाबा का, मैं देखा था एक बार। ठीक है, तो उसमें क्या किया था? फैन को उसने रोक के दिखाया था, लेकिन उसने रोकने के लिए कहां से रोका होगा? कहां से रोका होगा? इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पर उसकी स्पीड क्या होगी? कम। कौन सी? लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? कम। लेकिन यहाँ पर से रोकने जाएगा तो हाथ कट जाएगा, क्योंकि वहां लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? उसकी ज्यादा होगी। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो कंसेप्ट ध्यान में रखना, एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर सेम है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी बढ़ रही है, क्योंकि आर की वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है? बढ़ जा रही है। क्या ये क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आज अब हम क्या पढ़ने वाले? सबसे पहला टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया पढ़ा है, क्लास 9th में भी पढ़ा है। ठीक है, क्या होता था इनर्शिया बताओ? हाँ, क्या है बताओ? इनर्शिया क्या था? स्टेट, अपने स्टेट को चेंज करने के लिए जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? जो सर्कुलर मोशन के चेंज को रेजिस्ट करता है, या सर्कुलर मोशन होने को जो रेजिस्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। बहुत बार यूज होगा, ध्यान से समझना इसको। लिखो इसमें प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, property of substance which resist the change, which resist the change in rotational motion, which resist the change in rotational motion।
जो रोटेशनल मोशन के चेंज को रेजिस्ट करता है उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नोट किया? नॉर्मल इनर्शिया आपने पढ़ा होगा, आपको ध्यान होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता था? मास के ऊपर। अगर कोई बहुत हैवी बॉडी है तो उसके स्टेट को चेंज करना बहुत मुश्किल है। रेस्ट पे तो मोशन पे लाना बहुत मुश्किल होता था, मोशन पे तो रोकना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो मास के प्रोपोर्शनल तो होता है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक और चीज के ऊपर प्रोपोर्शनल होता है। किस चीज के ऊपर? इसके ऊपर प्रोपोर्शनल। किससे रिलेटेड होगा? आर्म लेंथ। जो अभी हमने एग्जांपल देखा ना, अगर आपको फैन घूम रहा है, अभी वो मोशन में है, उसके स्टेट को चेंज करना है, उसको रोकना है मान लो, तो रोकने के लिए आपको कहां से ज्यादा आसान होगा और कहां पर ज्यादा मुश्किल होगा? सेंटर के पास ज्यादा आसान होगा, क्योंकि वहां आर्म लेंथ कम होगी, तो वहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। जितना दूर जाओगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना बढ़ जाएगा। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज moment of inertia is product of mass and square of arm length तो अभी आपने डेफिनेशन लिखी, उससे इक्वेशन बताओ क्या होगी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब कि आई, वो मैथमेटिकल डेफिनेशन आपने लिखी, वो किसके इक्वल है? प्रोडक्ट ऑफ मास मतलब कि एम एंड स्क्वायर ऑफ आर्म लेंथ दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। समझ में आई ये चीज? सिंपली आप यहां से कोरिलेट कर पाओगे। आर की वैल्यू 0 है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते जाएगी, फैन वाले एग्जांपल समझ सकते हो, तो वैसे वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता जाएगा। समझ में आई ये चीज? ठीक है, एक और छोटा सा एग्जांपल, मान लो एक रस्सी में एक पत्थर को बांधते हैं, इतनी बड़ी रस्सी मान लो, पत्थर है, उसको घुमाना आसान होगा, उसको रेस्ट से मोशन में लाना आसान होगा। लेकिन रस्सी बहुत लंबी कर दूं, यहां से वहां तक की रस्सी कर दूं, अब मैं उसको घुमाने जाऊंगा तो क्या आसान होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसमें आर की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। तो आई की वैल्यू बढ़ गई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, मतलब उसका स्टेट चेंज सर्कुलर मोशन में लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ गई ये चीज? ठीक है, अब इसमें ना हम छोटा सा एक्सप्रेशन लिखते हैं। अभी जो हमने लिखा है ना वो पार्टिकल के लिए लिखा है, लेकिन हम पूरी बॉडी के लिए जनरली इसको डिराइव करेंगे। और हर बार ऐसी चीज आएगी आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या कर रहे हैं, बार बार वही चीज क्यों लिख रहे हैं। तो ये है, अभी जो हमने एक्सप्रेशन लिखी है वो किसके लिए लिखी है? एक पार्टिकल के लिए लिखी है, लेकिन हम पूरी चीजें को समराइज करेंगे किसके लिए? पूरी कंप्लीट बॉडी के लिए। तो एक बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, इस तरीके से मान लो ये पूरी बॉडी है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है, समझ में आ रही है चीज? और मान लेते हैं ये उसका रोटेशनल एक्सिस है, इस एक्सिस के अराउंड वो रिवॉल्व कर रहा है। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, तो ये किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? देखो ध्यान से सुना, ये रोटेशनल एक्सिस हो गया, ये पूरी की पूरी बॉडी हो गई जो रिवॉल्व कर रही है। इस बॉडी में कितने पार्टिकल है? n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, बहुत सारे पार्टिकल्स है, हर पार्टिकल अलग अलग आर्म लेंथ वाला है। मान लेते हैं पहला पार्टिकल ये हो गया जिसका मास m1 हो गया, जिसकी आर्म लेंथ r1 हो गई। दूसरा पार्टिकल ये हो गया जिसका मास m2 हो गया, इसकी आर्म लेंथ r2 हो गई। इसी तरीके से तीसरा पार्टिकल यहाँ पर हो गया, आर्म लेंथ हो गई, मास हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया जाएगा, और फिर उसके जब उसको ऐड करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो हमें किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा? पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो यहां पर हम अज्यूम करते हैं, let us consider n particles in a body with masses जिसके masses हम ले रहे हैं m1 m2 m3 and so on up to mn। तो एक बॉडी है जिसमें n पार्टिकल्स है, उसके masses हो गए, and arm lengths और उनकी आर्म लेंथ हम ले रहे हैं r1 r2 r3 and so on up to rn। ठीक है, so the moment of inertia of each particle is given by
इज गिवन बाय I1 इज इक्वल टू, मतलब पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, पहले वाले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, m1r1 स्क्वायर, तो पहले वाले का हो गया m1r1 स्क्वायर, दूसरे वाले का क्या हो जाएगा I2 इज इक्वल टू m2r2 स्क्वायर। ऐसा करते हुए nth पार्टिकल का हो जाएगा mn स्क्वायर। समझ में आई ये चीज? तो ये n पार्टिकल का किया, और जब सबको कंबाइन करेंगे तो पूरी बॉडी का निकल जाएगा। ठीक है, सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of complete body will be capital I is equal to I1 plus I2 plus I3 and so on up to In। तो सारे छोटे छोटे पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर तो पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं, I is equal to m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square and so on up to mn rn square। समझ में आई चीज? ये पूरे एक्सप्रेशन को मैं सबमिशन के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, सबमिशन ऑफ एम आई आर आई का स्क्वायर, और यहाँ आई की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 1 से लेके n तक जाएगी। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी बॉडी का एक्सप्रेशन होगा कंप्लीट। उसको कंप्लीट कर लो जल्दी से। ओपन करेंगे तो जैसे जो सारे स्क्वायर वाले हैं वो कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं, ये पहले आई की जगह पे 1 डालेगा तो m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर एंड जीबी वाला फॉर्मूला, जीपी वाला फॉर्मूला लगेगा हाँ सबमिशन में। अब देखो डिपेंड करेगा ना, कॉमन रेशियो सेम है कि नहीं। अब ये r का मतलब वो कॉमन रेशियो वाला r नहीं है ना, ये r का मतलब वो डिस्टेंस वाला है ना। हम इसमें ना ये चीज जरूर एक देखते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन, मतलब एक ऐसा पॉइंट होता है, ऐसा रेडियस होता है जिसके अराउंड उसका पूरा का पूरा रेडियस सेंटर्ड रेडियस ये बोल सकते हैं, जहां से वो रिवॉल्व करता है। तो वो चीजें इसको थोड़ा सा रिजेंबल कर पाएगी जो तेरा डाउट। ठीक है, यहां तक कर लिया गया सबने। अब ये किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो डिपेंडेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, तो मास के ऊपर डिपेंड करता है, और किसके ऊपर नहीं, आर्म लेंथ तो पार्टिकल के हिसाब से हमने देखा, मास के ऊपर डिपेंड करेगा, ये चीज तो क्लियर है। ठीक है, और किसके ऊपर डिपेंड करेगा, साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, शेप के ऊपर डिपेंड करेगा, एक्सेस के ऊपर डिपेंड करेगा, इन सारी चीजों के ऊपर वो डिपेंड करेगा। क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। लिख लो शॉर्ट में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन many factors like mass of body, shape and size of body, distribution of mass about the axis of rotation, distribution of mass about the axis of rotation। इस वर्ड का क्या मतलब हुआ, कोई भी पर्टिकुलर मास हो, उसका कोई भी मास एक जगह पे सेंटर्ड ना हो, हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, प्रॉपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं, हो सकता है कहीं मास ज्यादा हो कहीं मास कम हो, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पोजीशन, ओरिएंटेशन, इन सब के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखना। इसमें ना आज की क्लास में बहुत छोटे छोटे कई सारे डेरिवेशन करने वाले। पहला वाला समझ में आया ना, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा और एक पार्टिकल के लिए हमने उसकी डिफाइन किया और पूरी बॉडी के लिए उसका एक्सप्रेशन लिखा है। सेकंड लिखो, रिलेशन बिटवीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल आई जिससे डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। नोट कर लिया सबने? तो अज्यूम करते हैं ये हो गया एक बॉडी, ये हो गया एक्सेस जिसके अराउंड ये बॉडी रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, एक्सेस ऑफ रोटेशन, और यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स हो गए। मान लेते हैं ये फर्स्ट पार्टिकल, ये हो गया इसका R1, ये हो गया M1, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था वही चीज मैं बता रहा हूं यहाँ पर। लेकिन अब हम इसको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं,
काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स हो, ठीक है। तो कंसीडर ए बॉडी विथ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये सब आपको लिखने का तरीका होना चाहिए अगर एग्जाम में आता है तो। फिलहाल मैं इसको ओरली बता दे रहा हूं, आप लोग सुन लो, समझ लो। कंसीडर ए बॉडी विथ एन पार्टिकल्स, ठीक है, ईच has a mass m1, m2 and m3 respectively, and the arm length of each particle are r1, r2, r3 up to rn and so on. Clear हो गई ये चीज, ठीक है। फिर इसके बाद यहां से हम स्टार्ट करेंगे पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के साथ। अभी पूरी बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, के ई ऑफ पूरी बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पूरी बॉडी, वो किससे बनेगी? सारे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी से बनेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? सारे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। तो पहला वाला पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? जिसका मास m1 है और उसका r1 है, आर्म लेंथ r1 है, क्या होगा? हाफ m1। फिर क्या? पहला पार्टिकल, उसकी वेलोसिटी क्या नहीं पता हूं, तो क्या ले लेंगे? उसको v1 ले लेंगे। तो मान लेते हैं हाफ m1 v1। ये याद है ना, हाफ m1 v1 स्क्वायर के ऊपर है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या? हाफ mv स्क्वायर। तो m की जगह पे मैंने m1 लिया, पहले पार्टिकल का मास, v की जगह v1 लिया, पहले पार्टिकल की वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी है ये? दृष्टि कौन सी वेलोसिटी है? v1। लीनियर या एंगुलर? लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। स्टार्टिंग में बता रहा था ना, तो हाफ m1 v1 स्क्वायर। क्लियर हो गया ये चीज? दूसरे पार्टिकल के लिए क्या आ जाएगा? प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ऐसा करते हुए n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो क्या आ जाएगा? हाफ mn vn स्क्वायर। क्या ये समझ में आ गया सभी को? ओके, डन। चैतन्य बताएगा। चैतन्य ये बता, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? स्टार्टिंग में सारी चीजें इसकी मैं तुम्हें बता दिया था। v इज इक्वल टू क्या होता था? r ओमेगा या ओमेगा r। फिर मुझे याद आया ये चीज, v इज इक्वल टू r ओमेगा। ठीक है, अब ये बताओ के ई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m1। v1 की जगह पे क्या आएगा बताओ जल्दी? v इज इक्वल टू r ओमेगा होगा, तो बताओ v1 की जगह पे क्या आएगा? r1 ओमेगा होल स्क्वायर। ओमेगा 1 नहीं लिखूंगा, ओमेगा लिखूंगा, प्लस हाफ। अभी बताओगे तुम लोग क्यों मैं ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 अलग अलग नहीं लिख रहा हूं, सभी में मैं ओमेगा ही लिख रहा हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं मुझे बताना है, तुम लोगों को सोचना है ये चीज। हाफ m3 r3 ओमेगा होल स्क्वायर, ऐसा करते हुए जाएंगे हाफ mn rn ओमेगा होल स्क्वायर। सब में मैंने ओमेगा 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 लिखा, सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम ले ली। क्यों सेम ली सबकी एंगुलर वेलोसिटी? अगर बड़ा पूरा बॉडी रिवॉल्व कर रहा है तो पहला वाला पार्टिकल जिस एंगल से घूमेगा दूसरा वाला भी उसी एंगल से घूमेगा, तीसरा वाला। अभी याद करो थोड़ी देर पहले मैंने जो तुम लोगों को समझाया था, ये क्यों समझाया था, याद आया कि नहीं? जैसे ये पार्टिकल ये जिस एंगल से घूमा ये भी उसी एंगल से घूमेगा, ये भी उसी एंगल से घूमेगा, तो सभी के लिए एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि दोनों सभी के लिए एंगल सेम है, तो सभी के लिए एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगी? सेम। क्या ये समझ में आ गया सबको? तो इसलिए यहां पर ओमेगा आ गया। फिर क्या होगा ध्यान से समझना, फिर क्या होगा? ये हो गया हाफ ओमेगा स्क्वायर m1 r1 स्क्वायर। ऐसी बनेगा, अलग अलग कर लिया मैंने। हाफ ओमेगा स्क्वायर सबके लिए सेम है, हाफ ओमेगा स्क्वायर m1 r1 स्क्वायर, प्लस अगला वाला भी हो जाएगा हाफ ओमेगा स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं क्या कर रहा हूं मैं? कुछ नहीं, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, प्लस ऐसा करते हुए जाएंगे n टर्म्स तक, तो क्या हो जाएगा? हाफ ओमेगा स्क्वायर mn rn स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? चेक कर लो। अब सब में क्या कॉमन दिख रहा है? हाफ ओमेगा स्क्वायर सब में कॉमन है। क्लियर हो गया ये चीज? इसको निकाल लो बाहर, हाफ ओमेगा स्क्वायर को निकाल लो बाहर, तो बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, ऐसा करते हुए mn rn स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? mr स्क्वायर सुना सुना फॉर्मूला लग रहा है, किसका फॉर्मूला? दृष्टि mr स्क्वायर m इंटू r स्क्वायर। हिमांशु m इंटू r स्क्वायर
m into r square। सिद्धि कॉपी पलटो, आज क्या क्या टॉपिक पढ़ा देखो जल्दी हम लोग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या लिखा था? I इज इक्वल टू, लिखा था कि अभी थोड़ी देर पहले वाले प्रीवियस डेरिवेशन में क्या था? m into r square, यही था ना। तो ये m1 r1 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? पहले वाले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? I1 से। ये क्या हुआ? दूसरे वाले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? I2 से। ऐसा करते हुए nth पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? IN से। क्या ये समझ में? चेक कर लो जल्दी। और इधर पे क्या गया? इधर पे क्या गया? 1/2 ओमेगा स्क्वायर। ये आ गया काइनेटिक एनर्जी किसकी है? अभी पूरी बॉडी की निकाल रहे हैं, है ना। तो I1, I2, I3 ऐसा करते हुए IN तक कितने पूरे पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जब हम ऐड करेंगे, थोड़ी देर पहले आया था ये एक्सप्रेशन, तो क्या बनेगा? पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, पूरी बॉडी का क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर इनटू ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? I। ठीक है, सिंस I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल अप टू IN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल I। ठीक है, ये चीजें आपके लिखते समय सिस्टमैटिक होनी चाहिए। आपको मेंशन करना चाहिए I1 का मतलब क्या, I2 का मतलब क्या, कैपिटल I का मतलब क्या, पूरे सिस्टम की काइनेटिक, पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या ये क्लियर हो गया? एक बार चेक कर लो। ठीक है, अच्छा अब इसमें कुछ केसेस हैं, अलग अलग केस। मान लेते हैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या? एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या? ओमेगा। मान लेते हैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी, उसकी यूनिट क्या होती है बताओ तो? रेडियन पर सेकंड। मान लेते हैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी है 1 रेडियन पर सेकंड। मान लेते हैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी 1 रेडियन पर सेकंड, 1 रेडियन पर सेकंड। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी? 2 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। ओमेगा की जगह पे 1 डाल दो तो कितना हो जाएगा? I/2। इधर गया तो I की वैल्यू क्या देंगे? 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। क्या ये क्लियर हो गया? तो कई बार ऐसे भी डिफाइन करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डबल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी व्हेन द एंगुलर वेलोसिटी इज 1 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, या वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज हाफ ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ रहे हो ना? जो जो उसमें बन सकता है वो सारे वर्डिंग्स आपको दिमाग में प्रोसेस हो जाने चाहिए। क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के बोलता है ना तो आपको वो चीज समझ में आनी चाहिए। जैसे अगर मान लो एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन दिया, प्रूव दैट द काइनेटिक एनर्जी इज हाफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन अ बॉडी हैज अ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 1 रेडियन पर सेकंड। तो आपको ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्टार्टिंग से पूरा डेरिवेशन और लास्ट में ओमेगा इक्वल टू क्या प्रूव करना है? 1। क्या ये क्लियर हो गया सबको? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, रेडियस ऑफ गायरेशन। गायरेशन क्या होता है? रेडियस ऑफ गायरेशन। इसकी 2 डेफिनेशन बताऊंगा, एक तो मैथमेटिकल वे में और दूसरा इन जनरल मीनिंग में क्या होता है। ठीक है, तो इसी टाइप का कुछ स्ट्रक्चर ले लो। मान लेते हैं ये रोटेशनल एक्सिस हो गया, रोटेशनल एक्सिस हो गया, और यहाँ पर एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो गया, और रोटेशनल एक्सिस को थोड़ा ऐसा बनाता है। यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स हो गए R1, M1 जिसका आर्म लेंथ था R1, इधर पे आ गया M2 जिसका आर्म लेंथ आ गया R2, एंड M3 जिसका आर्म लेंथ आ गया R3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन देखो क्या होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, it is the distance from axis to which it is the distance from axis to the body
to the body at which whole mass is concentrated, at which whole mass is concentrated, at which whole mass is concentrated। क्या ये जो लिखा समझ में आया? जैसे अगर मान लो ये बॉडी इस टाइप की, जैसे मैंने डायग्राम बनाया तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है लेफ्ट पे कम मास है, राइट साइड पे ज्यादा मास है, तो उसका सेंटर ऑफ मास या जहां इसका मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा वो कहां पर आएगा? यहाँ पर कहीं आएगा। तो उस पॉइंट से रोटेशनल एक्सिस का जो डिस्टेंस होगा उसी को बोलते हैं गायरेशन ऑफ रेडियस या रेडियस ऑफ गायरेशन। क्लियर हो गया ये चीज? चलो दूसरी मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखो, जिसको हम डिराइव करेंगे फिर आगे। इट इज द आरएमएस वैल्यू, it is the RMS value of all the arm lengths, of all the arm lengths, of all the arm lengths from axis of rotation, from axis of rotation, from axis of rotation। नोट कर लिया सबने? ओके, चलो अब रेडियस ऑफ गायरेशन स्टार्ट करते हैं। इसका जो अभी हमने सेकंड मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखा, आरएमएस वैल्यू लिखा क्या तुम लोगों ने? आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस वैल्यू का मतलब क्या था, फुल फॉर्म क्या होता है वो लिख लो कहीं साइड में। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये पहली बार सुना है क्या आरएमएस वैल्यू? इसमें अच्छा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, ये एक इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है। वैसे ना तुम लोगों ने कई जगह पे अप्लाई जरूर किया, जैसे मुझे याद है एक बार इसने बताया था, तूने एक क्वेश्चन का आंसर दिया था मैक्सिमम या मिनिमम में, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी? वो आरएमएस वैल्यू से निकालते थे। रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो बताया था ना, वो वाला उससे निकलता है ना। अब वो कैसे होता है उसका डिटेल में बाद में जाएंगे, फिलहाल हम यहाँ पर देखते हैं आरएमएस वैल्यू क्या होगी और कैसे डिराइव होगा। तो सबसे पहले हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं पूरी बॉडी का, कैपिटल आई या आई नेट, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस सो ऑन अप टू IN। तो पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ईच पार्टिकल। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है। अब ये जो कैपिटल आई पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल टू क्या होता है? एम आर स्क्वायर। आई इज इक्वल टू क्या होता है? एम आर स्क्वायर। समझ में आएगी ये? तो पहले वाले पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा? ये m1 r1 स्क्वायर, दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा? ये m2 r2 स्क्वायर। ऐसा करते हुए आगे जाएंगे, आखिरी वाले के लिए क्या हो जाएगा? mn rn स्क्वायर। ये क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? अब ये कैपिटल आई को भी अगर मैं उस टर्म्स में लेना चाहता हूं तो मुझे उसके लिए भी वैसे ही लिखना पड़ेगा। तो कैपिटल आई किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? पूरी बॉडी का। तो पूरी बॉडी का मास लेना पड़ेगा। तो पूरी बॉडी के मास को हम किससे डिनोट कर देते हैं? मान लेते हैं कैपिटल एम से, उसको हमने डिनोट कर दिया कैपिटल एम से, और उसका भी रेडियस लेना पड़ेगा। तो इसका रेडियस कौन सा लेंगे? तो इसका जो रेडियस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ गायरेशन, जिसको हम डिनोट कर देते हैं जनरली के से डिनोट किया जाता है। मतलब वो पॉइंट जहां सेंटर ऑफ मास हो या जहां सारे मासेस कॉन्सेंट्रेटेड हो, उस पॉइंट का एक्सिस से डिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो इसको हम डिनोट करेंगे m, और इधर पे क्या आ जाएगा? k स्क्वायर। क्या ये समझ में आया जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है अभी यहां तक? क्लियर? ठीक है, ओके। अब मान लेते हैं यहाँ पर हर एक पार्टिकल जो है वो आइडेंटिकल पार्टिकल है। आइडेंटिकल पार्टिकल है मतलब सारे पार्टिकल के मासेस सेम है। मतलब m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3, सारे मासेस सेम। m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू सो ऑन अप टू mn, और उसकी वैल्यू स्मॉल m ले लो। ठीक है, सारे पार्टिकल आइडेंटिकल है, सभी के मासेस सेम है, तो मैंने ये लिख दिया। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन अब क्या बन जाएगा? ये पूरा का पूरा m r1 स्क्वायर प्लस m r2 स्क्वायर प्लस m r3 स्क्वायर, ऐसा करते हुए ये हो जाएगा m rn स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया? अब छोटा वाला m निकल जाएगा कॉमन, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर, ऐसा करते हुए कहां तक जाएगा? ये
Rn स्क्वायर। क्या यहां तक समझ में आ गया? बताओ जल्दी से। ठीक है, छोटा m का मतलब क्या है? एक पार्टिकल का मास। बड़ा m का मतलब क्या है? पूरी बॉडी का मास, सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मास। समझ में आया ना? इस बॉडी में हम कितने पार्टिकल अज्यूम करके चलते हैं? n पार्टिकल्स अज्यूम करके चलते हैं। तो कैपिटल m और छोटा m दोनों के बीच में कोई रिलेशन होगा क्या? बताओ। कैपिटल M इज इक्वल टू n इंटू m। समझ में आया कि नहीं है? एक छोटे पार्टिकल का मास, ऐसे कितने पार्टिकल? n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सबको मिला देंगे n इंटू m, टोटल मास बन जाएगा, कैपिटल F बन जाएगा। समझ में आ गया? ये चीज बता दो जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैपिटल M है, कैपिटल M की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? n इंटू स्मॉल m। तो यहाँ पर आ जाएगा n इंटू स्क्वायर इंटू के स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस सो ऑन। ऐसा करते हुए कहां तक जाएंगे? Rn स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया सबको? ये m और ये m को काट दो और छोटे वाले n को नीचे में भेज दो, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर। ऐसा करते हुए कहां तक जाएंगे? अप टू Rn स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा? यहाँ पर n आ जाएगा। समझ में आएगा नहीं यहाँ तक? ओके, डन। अभी ये बताओ, स्टैटिस्टिक्स तुम लोग पढ़े हो 10th में, उसमें ये पढ़ा है ना, एवरेज। एवरेज को और क्या क्या बोलते हैं? मीन। याद है? मीन का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर क्या है? देखो, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये इक्वल कि नहीं? लेकिन यहाँ आप किसका सम ले रहे हो? स्क्वायर्स का सम ले रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? स्क्वायर्स का सम ले रहा हूं। किसके स्क्वायर का? वो आर्म लेंथ के स्क्वायर का सम ले रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इनके स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाय क्या कर रहे हो? n, मतलब क्या कर रहे हो? एवरेज कर रहे हो या फिर क्या कर रहे हो? मीन कर रहे हो। समझ में आई ये चीज? और अगर आपको k की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? रूट। तो ये क्या देगा? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ऐसा करते हुए कहां तक जाएंगे हम? Rn स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? n। अब देखो यहाँ पर k जो है इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। समझ में आएगा ये चीज? और ये क्या है? रूट है कि नहीं? रूट है। किसका रूट है? रूट मीन एवरेज है। इसका रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ किसका? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है आर्म लेंथ। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सेकंड डेफिनेशन जो आपने लिखी थी, इट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ आर्म लेंथ फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। यही लिखा ना शायद? तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन इज रूट मीन स्क्वायर ऑफ आर्म लेंथ फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो कई बार ये वाला डेरिवेशन आता है, इन लोगों के एग्जाम में आया था, ग्रेडिएंट वाले बच्चों के एग्जाम में ये डेरिवेशन आया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखना, शॉर्ट में लिखना, फैक्टर्स ऑन विच रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड्स। तो ये भी उन्हीं सब फैक्टर पे डिपेंड करता है जिसपे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। बट ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मास के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि देखो यहाँ मास वाली वैल्यू नहीं है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये आर जो है ना, आर क्या है? आर्म लेंथ है ना। तो अगर कहीं पार्टिकल ज्यादा होंगे तो वहां पर आर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, उस डायरेक्शन में ज्यादा हो जाएगी। समझ में? तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। देख लो, पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। और डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस, और ये डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट, इस चैप्टर में से ना सीबीएसई वाले बच्चों के में से बहुत सारी चीजें डिलीट हो गई है। ठीक है, आईसीएसई का एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा। सीबीएसई में से बहुत सारी चीजें लेकिन इसमें डिलीट हो गई है। ठीक है, जैसे कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम 2-3 साल पहले डिलीट हो चुका है वाला, और सीधा उसका फॉर्मूला वगैरह आता है और उस पे भी कुछ न्यूमेरिकल आते हैं।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारे टाइप की बॉडी के लिए, जैसे अगर मान लो एक प्लेट है, मतलब एक डिस्क है, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, ये सबका भी डेरिवेशन हुआ करता था, एसएलआर में है पूरा, लेकिन अभी तुम लोगों को वो डेरिवेशन तो नहीं आता है। अगर किसी स्कूल में रहता है तो बताना, मैं बता दूंगा पूरा मैथमेटिकल पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो अब हम करेंगे, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन करेंगे, डिराइव करेंगे। लिखो जल्दी, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, ये डिराइव करना है, ये डिराइव करना है। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने लीनियर मोशन के लिए पढ़े थे, कौन कौन से थे दृष्टि? अरे बचपन से पढ़ते आ रहा हूं। V इज इक्वल टू Q प्लस AT, ये वाला हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन सिद्धि, वसुधा, S is equals to UT plus half AT square. S is equal to UT plus half AT square। थर्ड लक्ष्य, V square minus U square is equal to 2AS। ये 9th में पढ़ा, फिर उसके बाद मेरे ख्याल से 11th में भी 1-2 चैप्टर में आया था, हर चैप्टर में लगभग आ ही जाता है कहीं ना कहीं पर, तो है ना। ठीक है, तो ये लीनियर के लिए है। रोटेशनल मोशन में होगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, सिंबल सारे बदल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर V की जगह पे क्या जाएगा, ओमेगा। U की जगह पे क्या आएगा, ओमेगा नॉट, प्लस A की जगह पे क्या जाएगा, अल्फा, और T के लिए यहाँ पर T ही आएगा। समझ में आएगा नहीं? तो ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। इसका डेरिवेशन करना है, जैसा लीनियर के लिए करते थे एकदम वैसा ही करना है। तो लीनियर वाला तो किया हुआ है, तो ये वाला भी कर लो फटाफट, चलो जल्दी। नहीं, उसको हमने 3 तरीके से किया था, ग्राफ से किया था, कैलकुलस से किया था। कैलकुलस वाला ही अब यूज करना है हमको, तो कैलकुलस वाला यूज करना है। 561 among 13, 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 5 are 25, 11 से 17 आएगा वाई का। हाँ, कर लिया क्या? थोड़ा सा हिट करूंगा, बना लोगे। चलो मैं एक हिट कर रहा हूं, ध्यान देना। इसका स्टार्ट कहां से होता है, अगर ये बताऊंगा तो बना लोगे। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से, एक्सेलरेशन क्या होता है? हाँ बोलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, गलत होगा तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। चलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही होता है एक्सेलरेशन। रोटेशनल एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं, अल्फा। रोटेशनल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा। तो यहाँ पर आएगा ओमेगा। तो रेट का मतलब क्या हो जाएगा, टाइम। तो कोई भी चीज चेंज हो रही है, रेट लग गया मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। और एंगुलर आएगा तो एंगुलर वर्ड जुड़ जाएगा, बस और कुछ नहीं। करेक्ट, ये dt को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा dt, और इधर पे क्या हो जाएगा, d ओमेगा। समझ में आएगा सबको? ये जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो लोगों का डाउट बता रहे, जल्दी छुट्टी दे दूंगा तुम लोगों को। ठीक है, जल्दी ये 3 इक्वेशन डिराइव करके फिर दे दूंगा। ठीक है, यहां तक हो गया क्या? फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ये dt d ओमेगा हटाने के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। तो इंटीग्रेशन का सिंबल आ जाएगा, इधर पे क्या हो जाएगा, अल्फा dt, और इधर पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, और ये क्या हो जाएगा, d ओमेगा। समझ में आई ये चीज? अब यहाँ डेफिनेट इंटीग्रल लेंगे, ध्यान से समझना, है ना। डेफिनेट इंटीग्रल, तो यहाँ पर जो इनिशियल टाइम है, जहां से हमने ऑब्जर्व करना चालू किया, हमेशा 0 लेंगे। फाइनल टाइम को क्या ले लेंगे, d। इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, हाँ, ओमेगा नॉट, और इधर पे क्या आ जाएगा, ओमेगा। ठीक है, ओमेगा एक्चुअली एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो बताऊंगा बाद में। जैसे तुम कॉम्प्लेक्स नंबर में आई पढ़े ना, आयोटा, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, स्क्वायर रूट ऑफ -1, वैसे ओमेगा का मतलब एक और होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कभी बाद में डिस्कस करूंगा उसके ऊपर। ठीक है, ये यहां तक हो गया कि जल्दी बताओ। अल्फा जो है, अल्फा क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ये आ गया बाहर, और यहाँ पर dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t। तो यहाँ पर आ जाएगा t, और लिमिट आ जाएगी यहाँ पर 0 से लेकर t। ठीक है, यहाँ तक क्लियर?
सिद्धि बताओ उसका इंटीग्रेशन क्या हुआ जल्दी। अरे बहुत बकवास सी चीज पूछ रहा हूँ। जब भी इंटीग्रेशन में यहाँ डी और कुछ भी आता है तो डी और ये हट जाता है, जो बचा वही आ जाता है। समझ लो आया कि नहीं समझ में? ये जो सांप और ये क्या है, सांप जैसे सिंबल को क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन, और ये डी हट जाएगा, दोनों एक्स बचेगा। क्या ये क्लियर हुआ? ठीक है जैसा समझ। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा ओमेगा, लिमिट कहां से कहां तक आ जाएगी ओमेगा नॉट से लेके ओमेगा। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओ। अपर लिमिट ऊपर वाली वैल्यू टी माइनस नीचे वाली वैल्यू 0, तो वैसे यहां पर भी लगाओ ओमेगा माइनस क्या हो जाएगा ये ओमेगा नॉट। क्या ये क्लियर हो गया? फिर ये क्या हो जाएगा अल्फा टी, और इधर पे क्या हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। क्या ये क्लियर हो गया? जल्दी बताओ। ये वाले को इधर डाल दो तो क्या आ जाएगा ये एक्सप्रेशन ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। हो गया फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन डिराइव। यही चीज हमने की थी लीनियर में, और कुछ नहीं था। समझ गए ना? और ये मेरे ख्याल से सेम यही वाला फिर उनके में आया था अभी 2-3 दिन पहले, उसने भेजा था मुझे क्वेश्चन पेपर रेडिएंट वे के में। भव्या ने भेजा था, अभी कल ही भेजा था शायद। हाँ, इसमें 3-4 क्वेश्चन ये वाले रिपीट हुए थे, ये वाले हुए जो आज हम कर रहे हैं, थोड़े दिन पहले कर लेते तो काम हो जाता। चलो नेक्स्ट करो जल्दी। सेकंड वाला क्या बनेगा इक्वेशन बताओ जल्दी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू यूटी मतलब क्या हो जाएगा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। डिराइव करो चलो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या था, स्टार्ट बताऊं क्या हो जाए? हाँ अप्लाई करो, ट्राई करो, थोड़ा सा पेज पलटो, थोड़ा देखो इधर। नहीं याद है कहते हैं सर हो गए लेकिन वो बीच में कुछ चलो इधर पे ध्यान दो। वेलोसिटी वाला जैसे वसुधा ने बोला, एंगुलर वेलोसिटी वाला ओमेगा वाला, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है बताओ जल्दी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, किससे डिनोट करते हैं थीटा से। तो क्या हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी। समझ में आएगी नहीं ये चीज? बताओ जल्दी। अब ओमेगा की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर दो, ओमेगा की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर दो। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। जल्दी बताओ यहां तक समझ में आया क्या? आया यहां तक समझ में? अब क्या करो ये dt को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, और इधर पे क्या आ जाएगा dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डी थीटा। एक बार चेक करो यहां तक आया क्या समझ में? अब क्या करना पड़ेगा dt डी थीटा हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो दोनों तरफ लगा दो इंटीग्रेशन का सिंबल। ठीक है, लिमिट अगर देना है तो 0 से t दे दो और यहां 0 से थीटा दे दो। ठीक है, या ऐसे ही, अभी मैं ऐसे ही रहने देता हूं। ठीक है, तो यहां पर देखो ओमेगा नॉट इंटीग्रेशन डी टी प्लस इंटीग्रेशन अल्फा टी, और इधर पे आ जाएगा डी टी, और इधर पे सीधी बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी थीटा। ठीक है, हाँ ओमेगा नॉट कांस्टेंट, ओमेगा नॉट कांस्टेंट है तो आ जाएगा बाहर, तो इंटीग्रेशन dt बच जाएगा। समझ में आया ये चीज? प्लस अल्फा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन t dt बच जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? हाँ, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ओमेगा नॉट t प्लस अल्फा। अच्छा ये याद है कि नहीं t का इंटीग्रेशन, हाँ जो पावर में है +1 अपॉन +1, तो क्या हो जाएगा t की पावर 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू हो गया थीटा। तो थीटा की वैल्यू आ गई
ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, दैट्स इट। ये बन गया सेकंड इक्वेशन। चलो थर्ड इक्वेशन करो जल्दी। थर्ड वाला हो रहा है ये बताओ। थर्ड वाले का भी स्टार्ट यहीं से होता है जहां तक फर्स्ट का होता है। पहला स्टार्ट बस ध्यान में रखना है, स्टार्ट यहीं से होगा, है ना। बस इसके बाद एक छोटी सी चीज इस पे हम चेंज करते हैं। क्या करते हैं, डी थीटा जो है, जो एक्चुअली डीएस होता था, डीएस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते थे, यहाँ पर डीएस की जगह किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डी थीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाय डी थीटा, और इधर लिखना जाएगा डी थीटा बाय डी टी। समझ में आएगी नहीं ये चीज, देखो जल्दी। बस ये एक दो स्टेप आपको ध्यान में रखना है, फिर हो जाएगा बाकी सारा। अब ये डी थीटा बाय डी टी की वैल्यू क्या होगी बताओ जल्दी। डी थीटा बाय डी टी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो इसकी जगह पे आ जाएगा ओमेगा, और इस डी थीटा को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो अल्फा और इधर पे आ गया डी थीटा, और इधर पे ये बन गया डी ओमेगा, और इधर बन गया ओमेगा। मतलब अल्फा डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा। चेक करो ये 2-3 स्टेप आया क्या सबका, जल्दी बताओ। फिर इंटीग्रेट कर दो, बस और कुछ नहीं करना है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यहाँ लिमिट 0 से थीटा आ जाएगा, यहाँ लिमिट ओमेगा नॉट से ओमेगा ले लो। अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा, लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 0 से थीटा जाएगी। समझ में आ रहा है ये चीज। ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या होगा, ओमेगा का इंटीग्रेशन दिस ठीक, ओमेगा डी ओमेगा, अभी ओमेगा डी ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर बाय 2 क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ओमेगा स्क्वायर बाय 2, और लिमिट यहां पर कहां से कहां तक जाएगी, ओमेगा नॉट से लेके ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो थीटा माइनस 0 मतलब थीटा ही होना है। यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ओमेगा स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, दैट्स इट। The formula of that 2as is equal to b square minus u square. हो गया खत्म, हो गया क्या सबको बताओ जल्दी। तो कोई नई चीज नहीं पढ़े, जो पहले तुम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड यूनिट में पढ़ा हुआ है, सेकंड थर्ड यूनिट में वही चीज ले रखी है दोबारा से, ठीक है। बस सिंबल्स चेंज हो गए रोटेशनल मोशन के टर्म्स में, और एक दो डेरिवेशन करना था हमें, बट अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे उसको सेपरेटली, ठीक है। टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टाउ और आई के बीच में रिलेशन, ठीक है। टाउ और एल के बीच में तो हो गया था, आई और एल के बीच में रिलेशन, ये और छोटे छोटे 2-3 डेरिवेशंस हैं। हो गया, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो ऑनलाइन में। गौरीशा, प्रियांश।